था स्क्रैम्बलिंग, व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रैम्बलिंग, क्या होता है स्क्रैम्बलिंग सर्किट, और डी स्क्रैम्बलर किस तरह से काम करता है। नाउ इन दिस लेक्चर हम इस यूनिट के लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं एंड दैट इज कॉल्ड ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन स्कीम। क्या है ये प्रोसीजर, किस तरह से कैलकुलेशन होती है, वो सब हम इसमें देखने वाले हैं बाय यूजिंग एन एग्जांपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अवर टॉपिक ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन स्कीम। So, Gram-Smith orthogonalization scheme क्या है प्रोसीजर? It says this procedure allows construction of a set of orthonormal vectors from a set of n-dimensional vectors. अब मैं अगर इसे समझाऊं तो बेसिकली इसे रिलेट करूं, सो रिलेशन कैसे निकलता है, इफ यू नो वेक्टर हम लोग कैसे पढ़ते हैं। अगर मैं एक वेक्टर की बात करूं, लाइक ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, राइट, आप वेक्टर्स फॉर्म में पढ़ते हैं। तो अगर वेक्टर है यहाँ पे आप इसे 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हो, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम इज 3, 4 एंड 5, राइट। सिमिलरली जो हमारे सिग्नल्स हैं, जो हम यहाँ पे डिजिटल ट्रांसमिशन कर रहे हैं, जो सिग्नल्स हैं, उन सिग्नल्स को भी हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ n डायमेंशनल वेक्टर, नॉट दिस ijk, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द n डायमेंशनल फॉर्म। तो ये जो n डायमेंशनल वेक्टर्स होते हैं दे आर ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स, लाइक ijk ऑर्थोनॉर्मल है इफ i डॉट j इज इक्वल टू 0, राइट दिस। तो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स की फॉर्म में हम सिग्नल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उन ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स को यहाँ पे बोलते हैं बेसिस फंक्शन, दैट इज कॉल्ड बेसिस फंक्शन, राइट। यही सेम चीज आप नेक्स्ट यूनिट में भी देखोगे जहां पे आप मॉड्यूलेशन स्कीम्स पढ़नी है, और उन मॉड्यूलेशन स्कीम में एक वर्ड लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन डायग्राम। सो वहां पे सिग्नल स्पेस डायग्राम बनाया जाता है कि सिग्नल को हम बेसिस फंक्शन की फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी सिग्नल है तो उसे बेसिस फंक्शन की फॉर्म में किस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस प्रोसीजर अलाउज दिस बेसिकली रिलेशन कि आप सिग्नल्स को, गिवन एनर्जी सिग्नल्स को या गिवन कोई भी आपके जितने भी नंबर ऑफ सिग्नल हैं, उन्हें किस तरह से बेसिस फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। सो अगर मैं बात करूं प्रोसीजर की आगे, सो प्रोसीजर में कहता है लेट अस कंसीडर अ सेट ऑफ फाइनाइट एनर्जी सिग्नल्स डिनोटेड बाय x1 x2 x3 डॉट 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 xm, यानी कि मैंने यहाँ पे m नंबर ऑफ एनर्जी सिग्नल्स को लेट किया है और इन m नंबर्स ऑफ एनर्जी सिग्नल्स के लिए मुझे बेसिस फंक्शन कैलकुलेट करने हैं। सो वो बेसिस फंक्शन होते हैं n एंड दैट n विल ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दिस m, दैट डिपेंड्स ऑन वन कंडीशन की लेस होगा या इक्वल होगा, वो मैं आपको एग्जाम्पल के लास्ट में बताऊंगा, राइट। So we are considering m input signals, m energy signals। अब इस एनर्जी सिग्नल से बेसिस फंक्शन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, तो here the procedure start। सबसे पहले आपको फर्स्ट बेसिस फंक्शन कैलकुलेट करना है, that is called phi1, राइट। और phi1 कैसे कैलकुलेट होगा, x1t डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ e1। What is e1? E1 is the energy of the signal x1t, and if you remember energy कैसे कैलकुलेट करते थे, it is calculated by integrating the time period from 0 to t, जो भी सिग्नल गिवन है उसका स्क्वायर, that is amplitude स्क्वायर इनटू dt। तो इस फॉर्मूले से हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, दिस गिवन सिग्नल, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन आई विल सिंपली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ phi1t। बहुत सिंपल है फर्स्ट बेसिस फंक्शन कैलकुलेट करना। Now, after calculating the first basis function, अब मैं second basis function कैसे calculate करता हूँ? So for second basis function, we have to make an intermediate function. Intermediate function is this one, git. git is equal to xit minus summation of j is equal to 1 to i minus 1 xij phi jt। तो ये इंटरमीडिएट फंक्शन पहले आपको बनाना पड़ेगा, जहां पे आपको xit क्वेश्चन में गिवन होगा, दैट इज अ सिग्नल गिवन इन द क्वेश्चन। xij क्या है, नाउ दिस xij इज कैलकुलेटेड विद दिस फॉर्मूला, दिस इज सेट 0 to t xit मल्टीप्लाई बाय phi jt। नाउ रिमेंबर हियर i रिप्रेजेंट व्हाट, दिस i रिप्रेजेंट नंबर ऑफ सिग्नल्स, तो इसलिए यहाँ पे i की जो वैल्यू होती है दैट इज 1 2 3 4 अप टू m तक जाती है, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग m एनर्जी सिग्नल्स। एंड व्हाट इज j ओवर हियर, दिस j रिप्रेजेंट नंबर ऑफ बेसिस फंक्शन, तो j की वैल्यू 1 2 3 अप टू i माइनस 1 है, दैट इज रिप्रेजेंट योर बेसिस फंक्शन, राइट, इक्वल टू i माइनस 1 तक जाता है। नाउ फ्रॉम दीज टू फॉर्मूला, सबसे पहले इंटरमीडिएट फंक्शन, उसके बाद जहां पे xij आपका यहां से कैलकुलेट होगा, उसे कैलकुलेट करने के बाद वापस जब इस फंक्शन में रखेंगे देन वी गॉट द git, और इंटरमीडिएट फंक्शन मिलने के बाद दिस इज द फॉर्मूला फॉर नेक्स्ट बेसिस फंक्शन, phi it इज इक्वल टू git डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 0 to t git होल स्क्वायर dt, यानी दिस इज द एनर्जी ऑफ दिस git सिग्नल, राइट। तो phi t कैलकुलेट करने का मेथड वही है, क्या मेथड है, सिग्नल डिवाइड बाय इट्स एनर्जी। अगर phi आप कैलकुलेट करेंगे तो सिग्नल डिवाइड बाय एनर्जी इज कॉल्ड द phi।
बट सेकेंड फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए आई नीड अ जी फंक्शन, दैट इज इंटरमीडिएट फंक्शन, और उस इंटरमीडिएट फंक्शन के बेस पे ही मेरा नेक्स्ट बेसिस फंक्शन आएगा। हियर मैंने अगेन यहाँ पे आपके लिए लिखा है, दिस इज आई रिप्रेजेंट व्हाट x1t x2t x2t डॉट 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 xm एंड j इज इक्वल टू phi 1 phi 2 phi 3 डॉट 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 phi n, जहां पे आपका n जो है दैट रिप्रेजेंट योर नंबर ऑफ बेसिस फंक्शन दैट कैन बी इक्वल टू और लेस देन कैपिटल M, नंबर ऑफ गिवन एनर्जी सिग्नल, राइट। सो ये प्रोसीजर है जिसको मुझे अपने एग्जाम्पल पे अप्लाई करना है। आपको गिवन सेट ऑफ एनर्जी सिग्नल आएंगे जिनको आप रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ phi 1 phi 2 phi 3 एज सो ऑन, बेसिस फंक्शन कैलकुलेट करने, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सो दैट आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग क्लियर बन जाए। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। Using Gram-Schmidt orthogonalization procedure, find the orthonormal basis function for the set of given signal. You have to calculate the orthonormal basis function. Now, there are four signals are given x1, x2, x3 and x4. तो इन चार सिग्नल्स से अगर मैं कंडीशन की याद करूं तो n इज इक्वल टू था लेस देन इक्वल टू m, तो मैं मान के चलता हूं कि मुझे बेसिस फंक्शन कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पे मेरे पास m कितने हैं, m 4 हैं, सो आई विल कैलकुलेट द 4 बेसिस फंक्शन। फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेट करता चलता हूं, लेकिन 4 से क्या नहीं हो सकते, 4 से ज्यादा नहीं हो सकते, बिकॉज n इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू m। तो मुझे 4 बेसिस फंक्शन तक कैलकुलेट करने हैं। लेट अस स्टार्ट द प्रोसीजर। तो फर्स्ट बेसिस फंक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते थे, अभी आपने फॉर्मूला देखा है, दिस phi 1t इज इक्वल टू x1t डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ E1। व्हाट इज E1? This E1 is the energy of this x1t signal, right? So here in the given question जो आपको given था x1t, मैंने यहाँ पे दोबारा रिप्रेजेंट किया, this is the given x1t। अब अगर मुझे इसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो what is the formula becomes? Formula says E1 is equal to 0 to t x1 square t dt, right? Now as per the given signal what is the limit? लिमिट कहां तक डिफाइन है सिग्नल? ये सिग्नल डिफाइन है केवल 0 से लेके t/3 तक। what is the amplitude of the signal? the amplitude of the signal is 1, so this become 1 square dt। so जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, you will get what? you will get t/3। तो दिस इज द एनर्जी इक्वल्स टू t/3। तो अगर मैं phi 1t कैलकुलेट करूं तो व्हाट इज द phi 1t? phi 1t becomes x1t डिवाइड बाय द अंडर रूट ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज t/3, सो दिस इज अंडर रूट ऑफ t/3, सो विल गेट अंडर रूट ऑफ 3/t x1t। यानी phi 1t को अगर मुझे ड्रॉ करना है तो मेरे पास x1t सिग्नल अवेलेबल है। अब अगर मैं phi 1t को ड्रॉ करूं तो phi 1t कैसे ड्रॉ होगा? ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड इसी सिग्नल में केवल एम्पलीट्यूड किससे मल्टीप्लाई होना है? यहाँ पे एम्पलीट्यूड 1 है और यहाँ पे एम्पलीट्यूड अंडर रूट 3/t है। तो जब मैं मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा तो व्हाट द एम्पलीट्यूड बिकम्स? एम्पलीट्यूड बिकम्स अंडर रूट ऑफ 3/t, और ये टाइम पीरियड सेम रहने वाला है 0 to t/3, राइट। सो दिस इज द वे हाउ वी कैलकुलेट phi 1t। नेक्स्ट दूसरे के लिए चलते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सेकेंड बेसिस फंक्शन। सो हमने पढ़ा कैलकुलेशन ऑफ सेकेंड बेसिस फंक्शन अंडर प्रोसीजर वी हैव टू construct a intermediate function that is given by git is equal to xit minus under summation of j is equal to 1 to I minus 1 xij phi jt। अब क्योंकि मुझे सेकेंड बेसिस फंक्शन कैलकुलेट करना है, मींस i is equal to मुझे क्या रखना है? i is equal to 2, राइट। सो i is equal to 2 रखूंगा तो दिस फंक्शन बिकम g2t, दिस xit बिकम x2t। यहाँ पे समेशन जो होगा वो 1 से 2 minus 1 यानी कि 1 तक एक्सपेंड होगा। दिस इज x2j, बिकॉज i आपने 2 रख लिया है तो दिस i बिकम्स 2j phi j of t, राइट। देन आफ्टर इसे फर्दर हमने समेशन को एक्सपैंड किया, तो क्योंकि j केवल 1 to 1 ही एक्सपैंड होना है, केवल 1 वैल्यू के लिए एक्सपैंड होना है, तो इट विल बिकम g2t इज इक्वल टू x2t माइनस x21 phi 1t। एंड व्हाट इज x21? अगर आप x21 याद करो तो मैंने आपको पीछे फॉर्मूला लिखवाया था, xij इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला 0 to t xit phi jt dt। यानी अगर मुझे x21 कैलकुलेट करना है, सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला x21 बिकम्स x2t देन phi ऑफ 1t। बहुत सिंपल सा याद करने का तरीका है, ये सफिक्स 21 है ना, ये सफिक्स 21 है तो x के साथ 2 जाएगा और phi के साथ 1 जाएगा। बहुत सिंपल सा मेथड है इस सफिक्स के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाने का। सो इस क्वेश्चन में इस g2 को कैलकुलेट करने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए व्हाट? x21, क्योंकि अब मेरे पास x2t क्वेश्चन में गिवन है, phi 1t मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं। I रिक्वायर्ड x21 एंड x21 इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला, राइट। तो चलिए x21 अगर कैलकुलेट किया जाए तो इट रिक्वायर्स x2t एंड phi 1t।
अब जो मैं आगे बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये चीज में भी आपने सिग्नल में करी होगी, बहुत इजी लगेगा सिग्नल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे लिमिट को देखते हैं। बट अगर नहीं देखी है तो इस क्वेश्चन में ध्यान से सुनिएगा, ताकि आगे जो बेसिस फंक्शन कैलकुलेट करने हैं आपको उतना ही ईजी लगना शुरू हो जाए, क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो नाउ x2 और phi1 की मुझे मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो मैंने यहाँ पे x2 सिग्नल लिया और यहाँ पे मैंने phi1t सिग्नल लिया, जो ऑलरेडी ये गिवन था और ये मैंने कैलकुलेट कर लिया है। अब मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है, तो अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इस phi1t की रेंज है 0 से लेके t/3, राइट। सो अगर मैं इन्हें इस तरह से रिप्रेजेंट करूं कि लाइक दिस इज द x2 सिग्नल जो कि यहाँ 0 से लेके 2t/3 तक जा रहा है, एंड दिस इज माय phi1t सिग्नल जो 0 से लेके t/3 तक जा रहा है। 2t/3 इज ग्रेटर देन t/3, राइट। अब जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरलैपिंग कहां तक होगी, ओवरलैपिंग केवल इस पॉइंट तक होगी जहां पे है t/3, राइट। उसके बाद ये जो phi1t सिग्नल है ये 0 हो जाता है, जबकि ये सिग्नल आपको वैल्यू दे रहा है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिग्नल टोटली क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली ये जो 0 से t/3 तक का प्रोसीजर है या ये सिग्नल है, यही आपका लाई करने वाला है, राइट। और इसमें ही दोनों एम्पलीट्यूड की मल्टीप्लाई होगी, एक एम्पलीट्यूड है 1 और दूसरा एम्पलीट्यूड है √3/t। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो व्हाट आई गॉट द लिमिट, आई गॉट द लिमिट 0 to t/3, राइट। मुझे केवल 0 to t/3 लिमिट वैलिड होगी, क्योंकि उसी रेंज में दोनों सिग्नल लाई कर रहे हैं। एंड व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, अगर हम 0 से t/3 लें तो x2t का एम्पलीट्यूड रहता है 1 और 0 से t/3 में phi1t का मैग्नीट्यूड रहता है √3/t dt। तो यहाँ पे √3/t इज ए कांस्टेंट 1, तो ये बाहर चला जाएगा। स्मॉल t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होना है, जो क्या आ जाएगा स्मॉल t, लिमिट है 0 से t/3 तक की। इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे t/3 आएगा, अंडर से कैलकुलेट करेंगे, सो यू विल गेट √t/3, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिग्नल मल्टीप्लिकेशन करके रेंज कैलकुलेट जो मैंने करी है, लिमिट कहां से कहां तक लाई करेगी, जहां पे दोनों सिग्नल आपके कॉमनली फॉर्म हो रहे हैं। सो after multiplication what we get, after multiplication I get √t/3, so this is the value of x21। अब अगर मैं पीछे से इंटरमीडिएट फंक्शन की वैल्यू को कॉल करूं, तो इंटरमीडिएट फंक्शन कहता है g2t इज इक्वल टू x2t माइनस x21 phi1t, यानी कि ये x21 है, अगर इस एम्पलीट्यूड से मैं इस phi1t को मल्टीप्लाई कर दूं तो बेसिकली इसका एम्पलीट्यूड कितना है, √3/t। इसमें आप √3/t की मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली क्या बन जाएगा एम्पलीट्यूड, जी हाँ एम्पलीट्यूड बन जाएगा 1। ये क्या सिग्नल फॉर्म हो जाएगा, एम्पलीट्यूड बन जाएगा। यहाँ पे पहले आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं x21 इंटू phi1t, तो x21 इंटू phi1t यहाँ पे हो जाएगा ये 0 से लेके t/3 तक एंड द एम्पलीट्यूड इज 1, गॉट इट, क्योंकि यहाँ मैंने दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। अब अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट x2t में से हमें इस x21 phi1t को माइनस करना है, यानी अब मुझे इस सिग्नल में से ये जो गिवन x2t है इसमें से इस सिग्नल को माइनस करना है। अब माइनस कैसे करूंगा, सेम प्रोसीजर कि जब आप दोनों को एक साथ ओवरलैप करके बनाइए, तो ये देखिए ये मेरा सपोज 0 से 2t/3 तक का कौन सा सिग्नल है, ये मेरा x2 सिग्नल है, राइट। अब इसमें मैं x21 phi1t बनाता हूं, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है 1 था, इसका एम्पलीट्यूड भी कितना है 1 ही है, तो ऑन द सेम लाइन ये बनेगा। मैं इसे दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, लेट इट बी, ये सेम लाइन पे आपका phi1t बन रहा है और ये सिग्नल केवल कहां तक लाई कर रहा है, t/3 तक लाई कर रहा है, राइट। तो अब जब आप एक x2 में से, यानी जो सिग्नल आपका 2t3 तक जा रहा था, उसमें से आप इस पोर्शन को माइनस कर दोगे तो अल्टीमेटली बचने क्या वाला है, अल्टीमेटली आपके पास बचने वाला है ये आगे वाला पोर्शन, राइट। कहां से कहां तक, t/3 से लेके 2t/3 तक, राइट। तो यानी कि g2t की वैल्यू क्या हो गई, जो मैं g2t सिग्नल शो करूंगा दैट इज t/3 to 2t/3 एंड द एम्पलीट्यूड इज 1, ऑलराइट। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा सिग्नल कैसे मल्टीप्लाई करके रेंज लेनी है, सिग्नल को कैसे माइनस करना है, क्योंकि ये एक बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बाद भी हमें इसी क्वेश्चन के अंदर बेसिस फंक्शन कैलकुलेट करने हैं, तो अगर आपको ये क्लियर हो जाएगा तो आप आगे के बेसिस फंक्शन उतने ही इजिली कैलकुलेट कर पाएंगे। सो वंस आई गॉट द g2t, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, phi2t। इफ यू रिमेंबर वी वांट टू कैलकुलेट phi2t, और phi2 कैसे कैलकुलेट होता है, g2 डिवाइड बाय इट्स एनर्जी, राइट, √एनर्जी। तो इस फंक्शन की एनर्जी कैसे कॉल करूं, अगर मुझे इस फंक्शन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी फंक्शन हो जाएगा 0 to t g2² dt, यही हमने एनर्जी पढ़ी है ना, दिस इज द एनर्जी फंक्शन की इंटीग्रेशन 0 to t फंक्शन स्क्वायर इंटू dt। तो अब अगर यहां पे देखेंगे तो व्हाट इज द एनर्जी, एनर्जी बिकम्स t/3 to 2t/3, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज 1² dt। तो अगर आप इस एम्पलीट्यूड को सॉल्व करोगे, सो व्हाट विल यू गेट, 2t/3 माइनस t/3, इट बिकम्स t/3।
So what is the energy of G2t signal? That is t by 3. So अगर मुझे phi 2 कैलकुलेट करना है तो what is the value of phi 2? Phi 2 is G2 divided by under root of 0 to t G2 square dt, जो कि हमने कैलकुलेट किया t by 3, तो G2 divided by under root of t by 3 and that becomes under root of 3 by t G2t. यानी अगर phi 2 ड्रॉ करूं, जैसे हमने phi 1 ड्रॉ किया था, तो अगर phi 2 ड्रॉ करना है, so we have this G2. अब इस G2 में अगर आप यहाँ देखोगे अंडर रूट 3 बाई टी की मल्टीप्लाई हुई है, तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा अंडर रूट ऑफ 3 बाई टी, तो अल्टीमेटली phi 2 सेम वैल्यू आ जाएगी t बाई 3 से 2t बाई 3 और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 बाई टी. तो दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ सेकेंड बेसिस फंक्शन. सिमिलरली अब हमें थर्ड कैलकुलेट करना है, तो ऑन द सेम पैटर्न वही सेम फॉर्मूला. तो अगेन फॉर द थर्ड बेसिस फंक्शन अगेन वी स्टार्ट विद इंटरमीडिएट फंक्शन. git is equal to xit minus summation of xij fij. अब की बार बिकॉज आई वांट टू कैलकुलेट द थर्ड बेसिस फंक्शन, तो i की वैल्यू मैं क्या पुट करने वाला हूं 3. तो ये हो जाएगा g3t is equal to x3 minus summation, this time j is equal to 1 2, this become 3 minus 1 that is 2. तो जब आप समेशन एक्सपांड करेंगे एक वैल्यू आपको मिलेगी x3151t minus x3252t. so this is the value of g3 जिसके अकॉर्डिंग मुझे कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है. वेयर x31 x32 मैंने आपको बताया था कैसे याद रखना है, फॉर्मूला तो आपके सामने लिखा ही है, बट मैंने आपको बताया था सफिक्स के बेस पे भी आप याद रख सकते हो कि 0 to t अगर x31 कैलकुलेट करना है तो x of 3 आएगा और दूसरे में आएगा 51t, पहली सफिक्स x के साथ, दूसरी सफिक्स बेसिस फंक्शन के साथ. सिमिलरली अगर मुझे x32 कैलकुलेट करना है तो x3 आएगा डॉट 52t आएगा. राइट, यही ये सेम फॉर्मूला सॉल्व करवाता है. सो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ x31. सो x31 कैसे बना, दिस इज 0 to t x3 इंटू 51. तो अब मुझे किस किस की सिग्नल की मल्टीप्लाई करनी है, x3 और 51. सो मैंने यहाँ पे x3 सिग्नल लिया, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, और यहाँ पे मैंने 51t लिया, दिस इज कैलकुलेटेड प्रीवियसली. राइट, सो दोनों सिग्नल आपके सामने आ गए. अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सी रेंज वैलिड है, क्या ये दोनों सिग्नल सेम रेंज पे कहीं पे आ रहे हैं? जी नहीं, दोनों सिग्नल सेम रेंज पे नहीं आ रहे. क्यों? क्योंकि ये सिग्नल हमारा 0 से t बाई 3 तक है और ये सिग्नल t बाई 3 के बाद स्टार्ट होता है. राइट, तो t बाई 3 से पहले ये क्या है, सारा का सारा 0 है और t बाई 3 से ये पहले लाई करता है. तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आई गेट कंप्लीट 0. तो दैट मींस दिस x31 इज इक्वल टू 0. मेरे पास कोई कॉमन रेंज नहीं है जहां पे ये इंटीग्रेट हो सके. राइट, सिमिलरली कैलकुलेट x32, तो x32 कैलकुलेट होगा दिस x3 मल्टीप्लाइड बाय दिस phi 2. अब मुझे phi 2 लाना पड़ेगा, phi 2 ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं. राइट, सो नाउ दिस x3 मल्टीप्लाई विद phi 2. अब यहाँ कोई कॉमन रीजन है? जी हाँ, कॉमन रीजन है. ये x3 सिग्नल लाई कर रहा है आपका t बाई 3 से लेके t तक, जबकि phi 2 सिग्नल लाई कर रहा है t बाई 3 से लेके 2t बाई 3 तक, जो कि t से कम रहने वाला है. तो व्हाट इज द कॉमन वैल्यू? कॉमन वैल्यू इज दिस पार्ट, व्हाट फ्रॉम वेयर टू वेयर, t बाई 3 टू 2t बाई 3. That means what is the integration becomes? This integration limit become t by 3 to 2t by 3. x3t की वैल्यू है हमारे पास 1, phi 2t की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट ऑफ 3 by t, then dt. After you getting the integration, अंडर रूट 3 by t आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन होगा t, इसकी लिमिट होगी t by 3 से 2t by 3. तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए एंड यू विल गेट आंसर अंडर रूट ऑफ t by 3. ये आंसर आप लोगों के पास आएगा आफ्टर सॉल्विंग दिस. सो मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ कि आप इसे साथ की साथ सॉल्व जरूर करें, अदरवाइज केवल अगर सुनेंगे तो अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं बनेगी. अगर आप इस क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करते रहेंगे मेरे साथ, तो शायद जब आप इस थर्ड बेसिस फंक्शन तक पहुंचेंगे तो आप इजीली कैलकुलेशन कर पा रहे होंगे, इतना मैं बिलीव करता हूँ. राइट, सो x31 हमारे पास आ चुका, x32 हमारे पास आ चुका. नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट दिस g3t. तो व्हाट इज द फंक्शन, x3t माइनस x3151 माइनस x3252. सो यहाँ मैंने सारे फंक्शन फिर से देखिए ड्रॉ किए हैं. दिस इज द गिवन x3, दिस इज द कैलकुलेटेड x31 इंटू 51, ये हमारा 0 हो गया था. तो उसके बाद x32 इंटू 52, अभी हमने x32 इंटू कैलकुलेट किया था, x32 आया था हमारा अंडर रूट ऑफ t बाई 3, और अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं इस फंक्शन पे तो अंडर रूट t बाई 3 इंटू अंडर रूट 3 बाई t, ये वैल्यू हो जाएगी 1. तो व्हाट इज माय x3 इंटू 52 बिकम्स, x32 इंटू 52 बिकम्स दैट इज t बाई 3 टू 2t बाई 3 एंड दिस सिग्नल इज 1. राइट, तो अब मुझे इस x3 में से ये सिग्नल माइनस करना है. अगर मैं सिग्नल को माइनस करता हूं तो देखिए सेम चीज, ये t बाई 3 से t तक है और ये t बाई 3 से 2t बाई 3 तक है. तो 2t बाई 3 कहाँ होगा,
यहाँ पे कहीं 2t/3 होगा पहले, तो इतना सिग्नल जो है वो कॉमन है, जो कि आपका क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा, बिकॉज दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है, तो 1 - 1 बिकम 0। तो बचा क्या, बचा मेरे पास ये सिग्नल, दैट इज 2t/3 से लेके t तक, राइट। तो यही सिग्नल आपका G3 में शो हुआ है। आफ्टर सब्ट्रैक्शन G3 बिकम्स 2t/3 to 3 एंड द एम्पलीट्यूड इज 1। अब बेसिस फंक्शन कैलकुलेट करना है, तो आई नीड द एनर्जी ऑफ दिस सिग्नल। तो जस्ट कैलकुलेट द एनर्जी, और एनर्जी जब आप कैलकुलेट करोगे तो 2t/3 से t तक इंटीग्रेशन होगा, एम्पलीट्यूड 1 स्क्वायर है, dt इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन, वो इंटीग्रेशन के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट लगाएंगे t - 2t/3, तो ये वैल्यू सॉल्व क्या आ जाएगी, t/3, यानी दिस इज द एनर्जी ऑफ दिस G3 सिग्नल। और एक बार जब एनर्जी मिल गई तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ phi3 फंक्शन, तो बेसिस फंक्शन phi3 इज कैलकुलेटेड बाय G3 डिवाइड बाय इट्स एनर्जी। तो G3 सिग्नल डिवाइड बाय इट्स एनर्जी, एनर्जी कितनी थी, t/3, तो अंडर रूट ऑफ t/3, अंडर रूट ऑफ एनर्जी होता है, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/t G3t। तो हमारे पास G3 सिग्नल ऑलरेडी अवेलेबल है, दिस इज द G3 सिग्नल, 2t/3 से t तक रेंज वैल्यू कर रही है, वैल्यू एम्पलीट्यूड 1 है, इसमें अगर मैं अंडर रूट 3/t की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो आई विल गेट द phi3 फंक्शन, दैट इज अंडर रूट ऑफ 3/t into this G3 signal, right? Now अब सिमिलर बेस पे अब आता है नेक्स्ट बेसिस फंक्शन, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ फोर्थ बेसिस फंक्शन। तो ऑन द सेम बेस वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरमीडिएट फंक्शन। अब की बार हम i को 4 लेके चलेंगे, तो दिस बिकम G4t इज इक्वल टू x4t माइनस, अब की बार समेशन एक्सपेंड होगा 4 - 1, दैट इज 3 टाइम्स। तो एक वैल्यू बन गई हमारे पास x415t, दूसरा बन गया x4252t एंड थर्ड वन इज x4353t। Now what is the value of x41? तो x41 कैसे कैलकुलेट करूंगा, इंटीग्रेशन 0 to t, दिस इज द सिग्नल x4 मल्टीप्लाई विथ phi1, राइट। मैंने ये बताया ना, पहली सफिक्स x के साथ गिवन सिग्नल की और दूसरी सफिक्स बेसिस फंक्शन की। सो x41 की वैल्यू क्या बनेगी, दैट इज x4 इंटू phi1। तो सीधा यहाँ पे लेके आइए अपने डायग्राम्स, तो मैं यहाँ पे लेके आया, देखिए x4 का डायग्राम, दिस इज द गिवन सिग्नल, और phi1 जो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखा है। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन देखूं, तो ये सिग्नल लाई कर रहा है 0 से लेके t तक, ये सिग्नल लाई कर रहा है 0 से लेके t/3 तक। तो व्हाट इज द कॉमन एरिया, कॉमन एरिया इज 0 to t/3, क्योंकि t/3 कहीं ना कहीं इससे पहले आ जाएगा। तो दिस इज द कॉमन एरिया जहां पे ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो सकती हैं, और इनका एम्पलीट्यूड लाई करेगा 1 इंटू अंडर रूट ऑफ 3/t, यानी कि एम्पलीट्यूड एरिया हो जाएगा हमारा, कॉमन एरिया हो जाएगा 0 से लेकर t/3 तक। x4 की वैल्यू हमारे पास 1 रहेगी, इसकी वैल्यू हमारे पास अंडर रूट ऑफ 3/t रहेगी dt। इसे अगर आप इंटीग्रेट करेंगे, अंडर रूट 3/t इज अ कांस्टेंट 1, और यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाद आएगा स्मॉल t, लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर t/3, तो यू विल गेट अंडर रूट ऑफ 3/t इंटू t/3, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t/3, राइट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x41 अंडर रूट ऑफ t/3। सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे x42, तो x42 के लिए मुझे चाहिए, x4 सिग्नल ऑलरेडी अवेलेबल है, नाउ आई वांट टू मल्टीप्लाई विद phi2, तो phi2 सिग्नल मैं यहां ले आया। अब phi2 सिग्नल t/3 से 2t/3 तक वैलिड है, राइट। तो ये तो पूरा 0 से t में वैलिड है। तो अब जब हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सी रेंज में मल्टीप्लाई होगा, रेंज में मल्टीप्लाई होगा t/3 से 2t/3 तक, और दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, एक का एम्पलीट्यूड 1 और दूसरे का एम्पलीट्यूड अंडर रूट 3/t dt। अब अगेन आप इसे सॉल्व कीजिए, अंडर रूट 3/t इज ए कांस्टेंट 1, इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाने के बाद यहाँ पे बनेगा 2t/3 माइनस t/3, यानी अगेन इसे सॉल्व करने के बाद जो मुझे मिलेगा दैट इज अंडर रूट ऑफ t/3। तो x42 सिग्नल की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 3/3। सिमिलरली नाउ कैलकुलेट x43, तो x43 बिकम्स x4 इंटू phi3। अब x4 है, अब phi3 लेके आइए, पीछे हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सो phi3 सिग्नल हमने ये कैलकुलेट किया था, और अगर मैं इसको और इसको देखूं तो ये यहाँ पे कौन सी रेंज में है, 2t/3 से t तक, यानी कि लिमिट इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, 2t/3 से t तक। इसकी वैल्यू 1 है, किसकी, x4 की। phi3t की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 3/t dt, तो फिर से इसे आप सॉल्व करेंगे, अंडर रूट ऑफ 3/t इज ए कांस्टेंट 1, इंटीग्रेशन करेंगे t माइनस 2t/3, अगेन t/3 बचेगा, तो यानी लास्ट जो फाइनल रिजल्ट बचेगा दैट इज अंडर रूट ऑफ t/3 अगेन। सो x41 की वैल्यू आ गई, x42 की वैल्यू आ गई, x43 की वैल्यू आ गई, देन आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ G4t, एंड G4t सेज x4 माइनस अंडर रूट ऑफ t/3, किसकी वैल्यू है, दिस इज x41 वैल्यू, तो दिस इज x41 वैल्यू, दिस इज x42 वैल्यू, दिस इज x43 वैल्यू, और तीनों वैल्यू हमारे पास अंडर रूट ऑफ t/3 तो अगर इन्हें ऐड ऑन कर दें, मतलब कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा phi1 प्लस phi2 प्लस phi3, राइट। अब अगर आप यहाँ पे देखें, ये हमारा phi1 है, ये हमारा phi2 है, ये हमारा phi3 है, इफ यू आर एडिंग दीज 3 सिग्नल तो क्या होगा, यहाँ पे रेंज है 0 से t/3,
राइट। इसके बाद t/3 से ये स्टार्ट हो जाता है 2t/3 तक, और 2t/3 से t तक ये स्टार्ट हो जाता है। यानी कि तीनों सिग्नल अलग अलग टाइम डोमेन में है, और एक 0 से t/3 पे है, तो t/3 के बाद ये ऐड ऑन हो जाएगा, यानी सिग्नल कंटिन्यू हो गया। 2t/3 के बाद ये ऐड ऑन हो जाएगा, ये कंटिन्यू हो गया। और तीनों के तीनों का एम्पलीट्यूड जो है वो सेम है, तो अगर मैं इन्हें ऐड कर रहा हूं तो आई गॉट अ कंप्लीट सिग्नल फ्रॉम 0 टू t एंड द एम्पलीट्यूड इज √3/t, राइट। और जब मैं इस सिग्नल को x4 में से माइनस करूंगा, नो सॉरी, दैट √x3/t 0 टू t, ये क्या हो जाएगा, ये इन तीनों का सम हो जाएगा, राइट। लेकिन हमें यहां बाहर मल्टीप्लाई करना है ना √t/3, तो जब आप इस सिग्नल में, ये जो हमने यहां सिग्नल बनाया है कि हमारा तीनों का सम इस तरह से आ जाएगा √3/t। अब आप इसमें √t/3 की मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड, एक्चुअली मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, राइट। और जब एक्चुअली मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा और हम इस x4 सिग्नल में से इस सिग्नल को माइनस कर रहे हैं, तो यानी कि ये पूरा का पूरा क्या है, ये भी 0 से t तक का ही रेंज है, ये भी x4 सिग्नल क्या है 0 से t, मैग्नीट्यूड इज 1। तो सेम चीज यहां पे मिल रही है, दैट मींस अगर मैं इस सिग्नल में से इस सिग्नल को माइनस कर रहा हूं आई गॉट 0। इसका मतलब है अगर g4 0 हो गया तो 5/4 भी मेरा क्या हो जाएगा, दैट इज 0। यानी फोर्थ बेसिस फंक्शन की वैल्यू मेरी कैलकुलेट होके नहीं आई। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव 4 सिग्नल्स एंड 3 ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फंक्शंस। यानी यहाँ पे इसको पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 3 बेसिस फंक्शन ही वैलिड हैं, जबकि हमने कंडीशन क्या बोली थी, n मे बी लेस देन और इक्वल टू m। तो यहाँ क्या सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ n इज लेस देन m, बिकॉज 3 ही बेसिस फंक्शन मेरे वैलिड है। फोर्थ बेसिस फंक्शन क्या हो गया, दैट इज 0, राइट। सो अब इस चीज को जो मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि बेसिकली इस चीज को हम कैसे देख लेते हैं कि हमारे ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन जो है, जो बेसिस फंक्शन है, वो हमारे कम आएंगे या इक्वल आएंगे, अदरवाइज ज्यादा तो हो ही नहीं सकते भाई। 4 एनर्जी सिग्नल थे तो 4 से ज्यादा कैलकुलेशन तो मैं करूंगा ही नहीं। बट मैं इस क्वेश्चन में अपने इस फोर्थ कैलकुलेशन को बचा सकता था, नहीं करने की जरूरत पड़ती। कैसे, वो मैं इस नोट के थ्रू आप लोगों के सामने ला रहा हूं। नोट क्या कहता है कि अगर सिग्नल जो हमें गिवन है दे फॉर्म ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, दे फॉर्म अ लीनियर इंडिपेंडेंट सेट, मतलब कोई भी सिग्नल आपस में एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा, आपस में उनमें कोई रिलेशन नहीं बन रहा, देन उस केस में हमारे बेसिस फंक्शन एनर्जी सिग्नल्स के बराबर आने वाले हैं, राइट। बट इफ दे फॉर्म अ डिपेंडेंट सेट देन इज n इज ऑलवेज लेस देन m, राइट। अब अगर मैं इस प्रीवियस एग्जांपल की बात करूं तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो इन दो चारों सिग्नल में डिपेंडेंसी क्या है, अगर आप इस x1 को x3 के साथ ऐड ऑन कर दें तो ये 0 से t/3 तक है और ये t/3 से लेके t तक है, दोनों का एम्पलीट्यूड 1 है। तो अल्टीमेटली अगर मैंने ऐड ऑन कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 0 से t तक का सिग्नल, दैट एम्पलीट्यूड इज 1। और ये किसके इक्विवेलेंट हो रहा है, ये इक्विवेलेंट हो रहा है x4 के। दैट मींस यहां पे इन चार सिग्नल्स के बीच में एक रिलेशन कॉलअप हो रही है, दैट x4 इज इक्वल टू x1 प्लस x3। इसलिए यहां पे हमारा n जो है वो लेस देन m हो गया है। 4 सिग्नल थे बट 3 बेसिस फंक्शन ही हमारे बनते हैं, राइट। तो अगर आप देख पाए तो बहुत अच्छी बात है, आप अपना एक स्टेप रिड्यूस कर सकते हैं। नहीं भी देख पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, आप चारों कैलकुलेशन कर दीजिए, चारों कैलकुलेशन के ऑटोमेटिकली जैसे फोर्थ अभी 0 आया वो आपका 0 आ जाएगा, राइट। सो लेक्चर लेंदी जरूर है और ये प्रोसीजर थोड़ा सा लेंदी है, बट अगर आपको पहला या दूसरा बेसिस फंक्शन कैलकुलेट करना समझ में आ जाता है तो आप सारे बेसिस फंक्शन इजिली कैलकुलेट कर जाएंगे। सो इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक और एग्जांपल के साथ मैं आपके साथ इसी प्रोसीजर को डिस्कस करूंगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, स्टे ट्यून्ड विद मी, थैंक यू।